लाहौर में पानी दाखिल हो चुका है जी। लाहौर में पानी, क्योंकि ये सोसाइटियाँ लाहौर के अंदर ही थी, तो लाहौर में पानी बहुत हद तक दाखिल हो चुका है और ठोकर न्याज बेग तक मोटरवे के नीचे जो है बेशतर आबादियों में पानी है। और ठोकर न्याज बेग इस वक्त लाहौर का सेंटर है, यूं समझें आप। क्योंकि एक जमाना था जब लाहौर ठोकर न्याज बेग से लाहौर शुरू होता था, अब तो लाहौर 30 किलोमीटर उससे भी पीछे शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ठोकर न्याज बेग तक मोटरवे के नीचे बेशतर आबादियों में पानी है जी। और बेशुमार लोग मुतासर हो चुके हैं, घर बार, और लोग जो है वो सड़कों पर मोटरवे पे आके बैठे हैं और रिंग रोड पे आके बैठे हैं। ये है मुतादिद इलाके जो हैं लाहौर की करीबी जो आबादियां हैं, और उसमें ताल्लुकपुरा है, महिवाल है, चोहंग है, थम पार्क है, ये भी सारे पानी से मुतासर हो चुके हैं। तो मेन सोसाइटीज भी इसमें आ चुकी हैं। ये तो है लाहौर का सूरत हाल। अदरवाइज भी पंजाब में जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ कि आपको कि सियालकोट जो है, सियालकोट, जंग, मुल्तान, चन्योट, ये, और गुजरात और खानेवाल, हाफजाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, ये सारे के सारे शहर जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और उसके आगे बढ़ते जाएं तो कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलनगर, ये सारे इलाके मुतासर हो चुके हैं। और दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चनाब के किनारे ये मुतासर हो चुके हैं। और बेशतर जो इलाके हैं, बेशतर गांव, बेशतर देहात, बेशतर शहर जो हैं वो जमीन पानी उसमें जा चुका है। और लाखों क्यूसिक जो है वो जमीन का पानी का बहाव है। लाखों क्यूसिक जो है वो पानी बह रहा है। कहीं 2 लाख है, कहीं 2.25 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, और ये 5 लाख तक भी गया है। और इसी तरीके से आपका जो है गंडा हेड गंडा सिंह है, हेड सुलेमान की है, दरिया सतलुज के हेड वर्क्स, इस्लाम हेड वर्क्स है, वहां पे ये सारे का सारा एक पूरे का पूरा जी, ये सारा मैंने आपको बताया। पूरा पंजाब एक रावलपिंडी छोड़ दें आप, रावलपिंडी डिवीजन, बाकी सारे का सारा उधर आप चलते जाएं लाहौर से लेके तो साउथ पंजाब तक, ये सारा इलाका जो है इस वक्त आपका पानी की लपेट में है, सैलाब की लपेट में है, और बहुत ही खौफनाक किस्म का ये हादसा हुआ है। और इसमें अब तक जो सरकारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 2000 जो हैं वो गांव और शहरी आबादियां 2000 तक वो मुतासर हुए हैं, और वहां पे पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये तो आपको सैलाब की सूरत हाल। उसके बाद ही दरिया रावी का मैंने आपको बताया कि दरिया रावी पे ने भी करीबी आबादियों को मुकम्मल तौर पर, और दरिया रावी के करीबी आबादियां सारी लाहौर ही लाहौर हैं, वो मुतासर हो चुकी हैं। और अब तो ड्रोन से बनाई गई फुटेज भी सामने आ चुकी, क्योंकि कल तक ये सारे इनकारी थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज वो सब कुछ आ चुका है। और फिर हमारी जो जाली सरकार है वो क्या कर रही है, वो हस्बे मामूल अपना फोटो सेशन कर रही है, वीडियोस बनवा रही है, और इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं है, और नथिंग एल्स के वो कोई उनकी आवाम की कोई दिलचस्पी है, आवाम की उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने फोटो सेशन कर रहे हैं। और सिचुएशन ये बहुत अच्छा तबसरा आया है कि हम पाकिस्तान को रियासत बनाने चले थे, मगर ये रियल स्टेट बन गई। स्टेट तो आपको पता है स्टेट तो नहीं बन सकी, रियल स्टेट जरूर बन गई है। और इस वक्त रियल स्टेट का ही सारे का सारा हर तरफ रियल स्टेट का धंधा चल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। हमने अपने शहर बर्बाद कर दिए, हम अपनी ज़रई ज़मीनें बर्बाद कर दी, अपनी सारी हुस्न ख़राब कर दिया। और मुल्तान में आपको याद होगा कि एक दफ़ा बागात जो हैं, आमों के बागात, सैकड़ों एकड़ के बागात थे, वो सारे हमने बर्बाद कर दिए थे, और उसकी जगह पे शायद डीएचए या और हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो बनाई थी। तो ये मामला जो है ये कोई अच्छे नहीं है, इसलिए कि इमरान खान साहब मामला, इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है इमरान खान। देखें, बात ये है कि जनरल मुशर्रफ साहब आए और 9 साल रहे, 10 साल, जनरल ज़िया साहब 11 साल रहे। मैं कहता हूँ अगर ये डिक्टेटर्स एक काम कर जाते, कम से कम डैम ही बना जाते। और अगर डैम बना जाते, क्योंकि सब कुछ कर सकते हैं ये, जनरल ज़िया साहब 11 साल रहे, वो बना सकते थे डैम, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। और बाकी काम सारे हो जाते हैं।
डैम नहीं बनाते। और उसके बाद आप आ जाएं जनरल मुशर्रफ साहब, स्याह सफेद के मालिक थे, लेकिन डैम नहीं बनाया। बाकी सारे काम होते रहे, डैम नहीं बनाया। इलेक्शन चोरी हो जाता है, अपनी जाली असेंबली आ जाती है, मैंडेट चोरी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अपने आप को वर्दी समेत गैर एलानिया ताहयात सदर बनाने की बात की जाती है, सब कुछ हो जाता है। अभी भी आप देखें, फिर कियानी साहब 6 साल रहे। अब आ जाते हैं, क्योंकि ये सब कहते हैं ना हाइब्रिड निजाम है, जहाँ आसिम मुनीर साहब है, ये सारे काम हो रहे हैं। इलेक्शन चोरी हो गया, बल्ले का निशान छीन लिया, फिस्तायत हो गई, 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, सब कुछ हो गया। और हजारों कारकुनों को जेलों में डाल दिया, रहनुमाओं को जेलों में डाल के सजाएं सुना दी, लेकिन डैम नहीं बनाते। भाई आपके पास इतनी अथॉरिटी है, आप हर तरफ डंडा चला सकते हो, तो भाई डैम बना दो। और डैम बना के तो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाओ, पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय कराओ, कहें कोई फायदा तो हो आपके क्रेडिट पे। और वो कहें कि वाकईतन जी ये कौमी सलामती का मसला था, ये जनरल ज़िया साहब आए और ये कौमी सलामती का मसला हल करके गए, ये जनरल मुशर्रफ साहब आए और ये उन्होंने उनके दौर में ये हुआ, और ये जनरल आसिम मुनीर साहब है। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ नहीं आते जो कि करना चाहिए। और अगर ये 26वीं गैर आईनी तरमीम, पूरे का पूरा, पहली बात है, पूरा इलेक्शन चोरी कर सकते हैं, फॉर्म 47 तस्लीम कर सकते हैं, मुसल्लत करवा सकते हैं, जाली निज़ाम और जाली वज़राए आला और जाली वज़ीर आज़म को लाके बिठा सकते हैं, जाली सदर को लाके बिठा सकते हैं। उसके बाद जाली तरमीम करवा सकते हैं, 26वीं गैर आईनी तरमीम करवा सकते हैं, सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज कर सकते हैं, हाई कोर्ट को बुलडोज कर सकते हैं, मीडिया को बुलडोज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई डैम क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बनाते डैम? और ये सारे इलाकों में बनाए ना जी, खैबर पख्तूनख्वा में बनाए, पंजाब में बनाए, बेशुमार बनाए, और पानी ज़ख़ीरा करें, पानी ज़ख़ीरा करें। अपनी लाखों, हज़ारों, लाखों एकड़ अराज़ी है हमारी, वो पड़ी है, उसको आप लेके जाएँ, उसको आबाद करें, ज़रई ज़मीन, ज़रई पैदावार को बढ़ाएँ। दौलत ही दौलत है, खजाने ही खजाने हैं। उसके बाद सस्ती बिजली पैदा करें, सस्ती बिजली होगी और पानी वाली पन बिजली जिसे कहते हैं, और 1 रुपया 2 रुपया यूनिट वाली, वो लेके आए और उसके बाद अपनी सनतें खड़ी करें। और आपकी सनतें जो हैं, पूरी दुनिया में आपका मुकाबला होगा, आपकी प्रोडक्शन लागत कम आ जाएगी, पैदावारी लागत कम आ जाएगी। आप पूरी दुनिया में माल बेचें पन बिजली पे, बनाया हुआ तमाम कारखानों को पन बिजली पे दें, लेकिन इससे होगा क्या? क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं करते कि वो जो प्राइवेट बिजली घर हैं, जो हैं सारे खानदानों के, हुक्मरान खानदानों से जुड़े हुए सारे लोग, और उसमें जो माल बनता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाते। मरी प्लान के बारे में आपको बताते रहेंगे, क्योंकि मरी में जो प्लान तैयार हुआ है, जो प्लानिंग हुई है, जो साजिशी किस्म का खेल खेला जा रहा है, इसका पीछा हमने भी करना है और आपने भी करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम साहबा की मरी में मुलाकात, पूरा दिन वहां पे गुजारा और वहां पे कुछ और लोग भी गए, और पंजाब डूब रहा था, और वहां पे ये सारे अपनी साजिशों के ताने बाने। अब नजम सेठी साहब हैं, और नजम सेठी साहब आपको मालूम है कि सरकार से बहुत जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी, मरी में शरीफ खानदान की मुलाकात में सलाब वगैरह पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि उनकी इतलात के मुताबिक भी वहां पे इमरान खान डिस्कस हुआ, कि इमरान खान के बारे में सारी सूरत हाल हुई डिस्कशन। अभी भी ये बात बता दूं, खासतौर पे मैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और इन सब को, उनकी फैमिली को मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा जागें, और उनकी पार्टी, अगर हिम्मत है तो उनकी पार्टी भी जागे, और मरी में जो प्लान हुआ है उसको करें। और अगर ये इन्होंने इस पे तवज्जो ना दी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मुका हो रहा है मरी के लिए। मरी में मुलाकात में नवंबर के लिए मुका हो रहा है, एक्सटेंशन पे बात हो रही है। और एक्सटेंशन की कीमत क्या है? एक्सटेंशन की कीमत है जनाबे वाला, एक्सटेंशन की कीमत है इमरान खान साहब को जेल में रखना, और एक्सटेंशन की कीमत है जनरल फैज हमीद को का कोर्ट मार्शल करके उनको फौरी सजा सुनाना, और इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, पीटीआई को नुकसान पहुंचाना। और पीटीआई और इमरान खान का मतलब है पाकिस्तान के 80% अवाम, और इसलिए ये बात जहन में रखिए, ये किसी किस्म का कोई भी ना रहें। अब आते हैं, कह रहे हैं माफ़ी मांगे, माफ़ी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो एक माहौल बनाया जाता रहा, क्योंकि इमरान खान साहब पे पाबंदी थी मुलाकातों पे, एक माहौल बनाया जाता रहा कि माफ़ी माफ़ी माफ़ी। तो
एक पहले आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहले वज़ीरों ने, फिर हमारे सरकारी दानिश्वरों ने और फिर DGISPR ने, फिर ब्रसेल्स में एक ही बात की माफ़ी माँग लें, 9 मई की माफ़ी माँग लें। तो अब ज़ाहिर है उसके बाद इमरान खान साहब की बारी थी, एक ही मुलाकात में, एक ही मीटिंग में और एक ही नशिस्त में उन्होंने सारे का सारा बयानिया उड़ा के रख दिया और उन्होंने कहा कि माफ़ी आसिम मुनीर साहब माँगेंगे। अब ये बात जो है, ये अब उसको पज़ीराई मिल रही है और उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातों पे फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। लिहाज़ा अब आ चुके हैं। अब कल भी सियासत पीके वालों के साथ था, एक गुफ्तगू थी, वो मैंने भी लगाई है। उसको ज़रूर पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए और उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस था। तो फ़ौज के अंदर क्या राय पाई जाती है? अब ज़ाहिर है हाज़र सर्विस जो लोग हैं, उनका एक डिसिप्लिन होता है और अगर वो कोई करेंगे तो ये उठा के उनको या तो उनका भी कोर्ट मार्शल शुरू कर देंगे या उनको कोई और नुकसान पहुंचाएंगे अपनी उसके कैरियर के हवाले से। इसलिए हाजिर सर्विस जो लोग हैं वो फिर कैसे बोलते हैं? फौज की पल्स जो आती है वो फिर जो रिटायर्ड सीनियर मोस्ट और वो जर्नैल हैं वो फिर आते हैं मैदान में और वो फौज के अंदर की पल्स देते हैं। तो इसी तरीके से नईम लोधी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं नईम लोधी, सीनियर मोस्ट हैं और सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं और उनका एक नाम है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में कल वो अपेयर हुए और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब से जो कहते हैं कि माफ़ी माँगे, तो इमरान खान साहब तो 9 मई को जेल में थे, सारों को पता, उनको तो अगवा किया हुआ था। तो 9 मई की माफ़ी माँगने वाले जो हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि माफ़ी तो फिर माँगनी पड़ेगी जनरल साहब को? किस-किस को माफ़ी माँगनी पड़ेगी? माफ़ी माँगनी पड़ेगी जिन्होंने 9 मई करवाया, वो 9 मई वाले माफ़ी माँगे, ये जनरल नईम लोधी कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी वो माफ़ी माँगे। उसके बाद जिन्होंने अदलिया को बर्बाद किया, वो माफ़ी माँगे और फिर जिन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा माफ़ी माँगे। उन्होंने कहा काज़ी फ़ाइज़ ईसा माँगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक़्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर माफ़ी माँगे, उनके मेंबर्स माँगे। वो इलेक्शन कमीशन में थे जब ये इलेक्शन मैंडेट चोरी हो गया था। 9 मई की माफ़ी माँगी जाए, वो कौन था? जनरल साहब आएँ, आके बताएँ, वो माफ़ी माँगे। फिर जिन्होंने 26 नवंबर कत्लेआम करवाया, वो माफ़ी माँगे। तो माफ़ी तो इन सबको करना चाहिए, माफ़ी जुडिशरी से माँगनी चाहिए, अदलिया से माफ़ी माँगनी चाहिए, जिन्होंने अदलिया को मस्मार किया और ये डमी लोग लेके आए, गैर आइनी तौर पे तरमीम मंजूर करवाई, लोगों को अगवा करके वो माफ़ी माँगे और ये सारे का सारा मलबा तो जाता है जी जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ और किसी और की तरफ तो जाता नहीं है, क्योंकि वो ही इस वक़्त बॉस हैं और वही बॉस हैं और वही सब कुछ उमूर मुमलिकत वो चला रहे हैं। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये सारे के सारे खुद कह रहे हैं। लिहाजा माफ़ी माँगनी पड़ेगी। तो फिर 8 फरवरी इलेक्शन चोरी हुआ, वो माफ़ी माँगी है तो किसने चोरी किया? जानी साहब के हुक्म के बगैर तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। तो माफ़ी माँग लें और फिर उसमें सारे के सारे आएँगे। तो लिहाजा ये जो कुछ 26 नवंबर का कत्लेआम तो नहीं भुलाया जा सकता, वो माफ़ी माँगे। तो माफ़ी की एक लंबी फ़हरिस्त है। ये जो इमरान खान साहब से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, तो जनरल नईम लोधी जो हैं, उन्होंने ये बात की है और खुलकर की है और ऑन द रिकॉर्ड की है, ढकी-छुपी अल्फाज में नहीं की। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, अगर माफ़ियाँ को सिलसिला है, तो फिर मेरिट पे जो माफ़ियाँ हैं, वो माँगनी चाहिए, जिन्होंने ये सारा जाली निज़ाम कायम किया।